नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में धमाकेदार दूसरी पारी के लिए भुवनेश्वर में बीजेपी नेताओं का महामंथन चल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी रणनीतिकारों के पास जरा भी फुर्सत नहीं है। हर उस कमजोर कड़ी की पहचान की जा रही है जहां 2014 में कमल नहीं खिल पाया था। भुवनेश्वर में ऐसी रणनीति पर काम चल रहा है जिससे विरोधियों की राजनीतिक जमीन हमेशा के लिए खिसका दी जाए। अगले आधे घंटे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मोदी और शाह की जोड़ी 2019 में प्रचंड जीत के लिए किस मंत्र का जाप करेगी। लोगों को अच्छे दिनों का एहसास दिलाने के लिए मोदी सरकार के बटुए में क्या क्या निकल सकता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी में सरकार चला रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर भुवनेश्वर में बीजेपी के थिंक टैंक माथापच्ची कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा। 2019 में बीजेपी ऐसी सुनामी पैदा करना चाहती है जिसमें बचा खुचा विपक्ष भी तिनके की तरह तितर बितर हो जाए। 2014 में एनडीए के 336 उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जिसमें से 282 बीजेपी से हैं। 200 से अधिक सीटों पर विरोधियों को कामयाबी मिली। अब बीजेपी रणनीतिकारों की पूरी नजर उन 200 सीटों पर है जहां 2014 में कमल नहीं खिल पाया था। बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए भुवनेश्वर को चुना। आज की तारीख में ओडिशा में बीजेपी के 10 विधायक हैं और लोकसभा में 1 सांसद, लेकिन लोकल बॉडी यानी पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत से उसके हौसले बहुत बुलंद हैं। बीजेपी एक एक वोट की कीमत जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी चैन से नहीं बैठते। इसीलिए बीजेपी एक के बाद एक राज्य फतह करती जा रही है कि मोदी और शाह से कैसे निपटा जाए। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, यूपी में अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता बीजेपी को रोकना तो चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एक छतरी के नीचे नहीं आ पा रहे। अब सवाल उठता है कि अगर मोदी को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर एक साथ आ भी जाएं, तो उनका नेता कौन होगा जो मोदी को खुली चुनौती दे सके, उनका मुकाबला कर सके। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की ओर से महागठबंधन बनाने की कोई बड़ी पहल होगी या फिर विपक्ष जोड़ घटाव में अपना पूरा समय बर्बाद कर देगा। यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें। जिस तरह से मोदी सुनामी चल रही है, उसमें अब मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत भी साफ साफ मिलने लगे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे आना चाहती हैं। एकजुट होना विपक्ष की मजबूरी है, तो उसकी कोशिशें तो गंभीर निश्चित रूप से होंगी। यूपी में मायावती और अखिलेश सत्ता से आउट हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार है, लेकिन वो सूबे के लोगों की गरीबी खत्म नहीं कर पाए। अब बीजेपी के राजनीतिक जमीन ओडिशा में तेजी से मजबूत हो रही है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक जमीन में सेंधमारी के प्लान पर बीजेपी बहुत पहले से काम कर रही है। संघ से जुड़े संगठन पूरी तरह से सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए सब कुछ भुलाकर गठबंधन कर लिया, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहे। विपक्षी नेता महागठबंधन में शामिल तो होना चाहते हैं, भीतर खाने मेल मुलाकात भी जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर कोई बड़ी छतरी तंती नहीं दिख रही। विपक्षी दलों के एक होने में एक ही दिक्कत है कि ये सब अपने अपने राज्य के प्रधानमंत्री का दिमाग रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री का दिमाग नहीं रखते हैं। यहीं पर वीपी सिंह और आज के नेताओं का फर्क समझ में आता है। हाल में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता कांग्रेस और एनसीपी नेताओं से भी मिल चुकी हैं। उनके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी हुई है। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को महागठबंधन के लिए पहल करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक नब्ज टटोलने वालों का मानना है कि महागठबंधन बनाना आसान नहीं है। अपोजिशन में बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जिनके पर करप्शन के चार्जेस है, आय से ज्यादा संपत्ति की केसेस है, या तो उन्होंने बेटे ने किसी जमीन का कब्जा करके रखे बैठे हुए हैं, या तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम उनके है। और मोदी जी और मतलब कि ही इज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और बड़े शक्तिशाली प्रशासक है, तो उनको पता है कि कौन से अपोजिशन लीडर की कौन सी कमियां हैं। वो उनको बता दें कि देखो ये तुम्हारी कमियां है, क्या करना है। राजनीति में तो सब कुछ जायज है। मतलब बीजेपी 2019 के लिए ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है जिसमें उसकी राजनीतिक जमीन लगातार मजबूत होती रहे और विपक्ष चाहकर भी एकजुट न हो सके। इतिहास गवाह है कि विश्व विजय के लिए निकले सिकंदर ने छोटे छोटे कबीलों से लड़ाई में अपना वक्त नहीं गवाया था। उन कबीलों के सरदारों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता गया। 2019 के लिए बीजेपी की रणनीति भी कुछ सिकंदर जैसी ही है। बीजेपी एक और एनडीए के सभी साझेदारों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों की जड़ों में मट्ठा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ये मोदी और शाह का ही कमाल है कि कांग्रेस अब सिर्फ 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है। अब मोदी और शाह सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय सत्रपों को भी पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे मोदी के विजय पथ में दूर दूर तक कोई खड़ा होने की हिम्मत न जुटा सके। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे नए मुद्दे के साथ जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।